आज हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी के बारे में। अभी तक हम किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़े, अब पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी जो तरंग सिद्धांत दिया जिन्होंने, उनका नाम है हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने बताया हाइगेंस का तरंगिका का सिद्धांत। सबसे पहले हमको आज का देखना है तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। सर्वप्रथम यही जान लेते हैं हम कि प्रकाश कहाँ चलता है, कैसे चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है भैया? तरंगों के रूप में। कहने का क्या मतलब है? ऐसे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। जबकि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? कणों के रूप में, है ना। इन्होंने क्या बताया? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने भी प्रकाश की जो चाल है वही मानी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो चाल बताई इन्होंने, जो माना प्रकाश की चाल इन्होंने बताया कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश की चाल होती है। इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में एक ईथर माध्यम व्याप्त है। एक भारहीन रंगहीन ईथर माध्यम व्याप्त है। ईथर माध्यम व्याप्त है। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? विवर्तन, तथा प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण। सर्वप्रथम रोमर नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकाश की चाल के खोजकर्ता रोमर या र्यूमर नामक साइंटिस्ट हैं। प्रकाश की चाल के खोजकर्ता रीमर या रोमर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल के खोजकर्ता रोमर या रीमर नामक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और प्रकाश के तरंगों के रूप में कई वैज्ञानिकों ने जो है प्रकाश की चाल की खोज की। प्रकाश की चाल पे कई वैज्ञानिकों ने जो है रिसर्च किया। एक का नाम है फिजो, एक है फोको, एक है माइकलसन। इस सब ने भी प्रकाश की चाल पे जो है प्रकाश की चाल को खोजने के लिए बहुत से जो है प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। ये जो जिस संयंत्र से इसका प्रयोग
किए वो 1 किलोमीटर से लगभग 8 किलोमीटर के बीच के दायरे में हो ये संयंत्र था। तो लगभग फिजो ने बहुत जो है 90% जो है प्रकाश के चाल के बारे में बताया था। फिर फोको आए, जिन्होंने प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकंड बताया। फिर माइकलसन को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने फिर पुनः इसकी जांच की और देखा तो पाया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पूरे ब्रह्मांड में एक भारीहीन रंगहीन ईथर माध्यम व्याप्त है। व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण होता है। प्रकाश की चाल के खोजकर्ता रीमर या रोमर नामक साइंटिस्ट हैं, है ना। तो प्रकाश देखो यहाँ पे जो तरंग होता है, तरंग, अभी तरंग के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने जब बताया कि पूरे ब्रह्मांड में एक भारहीन रंगहीन ईथर माध्यम व्याप्त है, तो इसको साइंटिस्टों ने गलत ठहरा दिया। भाई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता, ऐसा कोई क्या कहते हैं पदार्थ ही नहीं है जिसमें जो भौतिक का हो और इसमें भार ना हो, है ना। तो इसलिए क्या किया गया, इसको काट दिया गया। जैसे न्यूटन के कणिका सिद्धांत में काफ़ी कुछ चीज़ें कट गई थी कि भाई न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो चलता है वो कण के रूप में चलता है। जब प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उसमें क्या बताया कि भाई हमारी आंखों पर पड़ेगा तो रेटिना को प्रभावित करेगा। लेकिन देखा इन्होंने तो और साइंटिस्टों ने क्या किया, उसको गलत काट दिया। ऐसे इसमें इनका ये बात गलत साबित हो गई कि भाई पूरे ब्रह्मांड में एक भारहीन, पहले सोचो मतलब ईथर भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो भारहीन भी है और रंगहीन भी है। ऐसा हो सकता है? ऐसा असंभव था, इसलिए इसको गलत ठहरा दिया गया। अब हम देखेंगे तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र, पहले तरंगाग्र देख लेते हैं। तरंगाग्र तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं भैया हम। तरंग के आगे वाले भाग की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहा जाता है। जैसे ये कोई तरंग है तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंग के आगे वाले भाग को, आगे वाले भाग के ज्यामितीय आकृति को, कौन सी आकृति को, ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है तरंगाग्र में, तरंगाग्र हमने क्या बताया कि तरंग के आगे वाले भाग के ज्यामितीय आकृति को क्या कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है। यहाँ पे जो पार्टिकल के कण होते हैं वही ये ऊपर यहीं पे अप डाउन करते रहते हैं। ऐसे जैसे कोई रस्सी पकड़ के हम क्या करें, ऐसे घुमाएं तो रस्सी क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, उसके कण जो है वहीं पे अप डाउन करते रहते हैं। जैसे जल में हम क्या करते हैं, जल में कोई पत्थर मार दिए ना हम, मतलब कोई पत्थर डाल दिए तो क्या होता है, वहाँ पे तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनके जो कण होते हैं ऊपर नीचे अपने स्थान पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपने स्थान पे अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन आपको ये लगेगा कि क्या हो रहा है कि कण चल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो अपने स्थान पे क्या होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, यही तरंगाग्र। भाई इसमें क्या होता है, आपको लगेगा कि जो है आगे चल रहा है तरंग, लेकिन तरंग ऐसा नहीं चल रहा है, वो अपने स्थान पे क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। तो तरंग के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, तरंग के आगे वाले भाग की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र मतलब तरंग के कई प्रकार, जो तरंग के स्रोत हैं वो कई हैं। हम देख लेते हैं कि इसे तरंग के कितने प्रकार हैं, कितने स्रोत हैं। जैसी आकृति रहेगा वैसे उसका आकार रहेगा, तो इसके प्रकार की कोई गिनती नहीं है। देख लेते हैं प्रकार में।
प्रकार, प्रकार में हम देखेंगे जैसे अगर कोई स्रोत हमारे पास कैसा है, अगर कोई स्रोत हमारे पास जो है गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार, तो इससे जो तरंगाग्र निकलेगा कैसे निकलेगा, गोलाकार, है ना। जैसा हमारे पास स्रोत हो जाए, प्रकाश का जैसा स्रोत होगा उसी प्रकार का क्या मिलेगा हमको, तरंगाग्र मिलेगा, है ना। जिस तरीके का क्या होगा हमारे पास स्रोत होगा उसी प्रकार का क्या होगा, ये स्रोत वो मिलेगा, तरंगाग्र। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आयताकार कोई प्रकाश स्रोत है, तो इसमें जो वो निकलेगा प्रकाश स्रोत, सॉरी तरंगाग्र, वो कैसा होगा, आयताकार ही। अगर त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार ही होगा, निकलेगा प्रकार में, ऐसे। तो तरंगाग्र जो प्रकार है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके पास जिस तरीके का स्रोत रहेगा उस तरीके का तरंगाग्र मिलता है। जैसे बेलनाकार है तो क्या हो जाएगा, बेलनाकार मिलेगा आपको, बेलनाकार है तो बेलनाकार मिलेगा। तो मतलब जिस तरीके का आपके पास स्रोत होगा उस तरीके का आपको तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो इसके प्रकार की गिनती नहीं है ना। तो अब हम देख लेते हैं हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। हाइगन्स ने बताया कि प्राथमिक तरंग के जस्ट पास एक दूसरी तरंग उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। कहने का क्या मतलब है कि मूल तरंग के जस्ट पास, ये सपोज दैट आपका स्रोत है और इसके जस्ट पास क्या हो रहा है, ये प्रकाश स्रोत जो है ये इस रूप में चल रहा है ना। तो इस वाले के लिए ये क्या हो जाएगी, प्राथमिक तरंग। क्या है, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक। तो इसके लिए ये द्वितीयक का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, द्वितीयक, द्वितीयक का। हर दूसरे के लिए पहला वाला क्या हो जाएगा, प्राथमिक। अब इसके लिए ये वाली क्या हो जाएगी, प्राथमिक, और ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल तरंग के पास एक दूसरी तरंग उत्पन्न हो जाती है जिसे द्वितीयक तरंग कहा जाता है। मूल तरंग के पास, मूल तरंग के पास एक द्वितीयक तरंग उत्पन्न हो जाती है, द्वितीयक तरंग उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। द्वितीयक तरंग कहते हैं या द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं कि एक मूल बिंदु के पास एक दूसरी जो होती है तरंग उत्पन्न हो जाती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। दो तरंगों के बीच, इन्होंने बताया कि दो तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। ये दो तरंगें हैं, इनके जो बीच है, इनके बीच में बंद अनुवालोप बनता है, ये ऐसे। तो क्या होता है, इसे बंद अनुवालोप कहते हैं, बंद अनुवालोप।
तो दो तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप दो तरंगों के बीच बंद अनुवालोप बनता है। बंद अनुवालोप बनता है। तो ये तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत हो गया। पहला क्या है भैया कि मूल तरंग के पास एक द्वितीयक तरंग उत्पन्न हो जाती है, जिसे द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है कि दो तरंगों के बीच, प्राथमिक और द्वितीयक के बीच बंद अनुवालोप बनते हैं। तो ये आपका हो गया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत में। अब हम पढ़ेंगे व्यतिकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण पढ़ने से पहले हम देखेंगे अध्यारोपण। क्या देखेंगे? अध्यारोपण किसे कहते हैं, या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण 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 किसे कहते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं हम। ये प्रकाश की कई तरंगे हैं। सपोज दैट ये प्रकाश की क्या है, कई तरंगे हैं। है ना, ये प्रकाश की कई तरंगे हैं। तो जब प्रकाश की दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ मिलती हैं, जब प्रकाश की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण कहते हैं। जब प्रकाश की दो या दो से अधिक जब प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें या तरंगे किसी माध्यम में मिलती हैं, तो इसे अध्यारोपण कहते हैं। अध्यारोपण कहते हैं। हो गया। अध्यारोपण की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है बच्चा, ये चीज़ देखते हैं हम। अध्यारोपण के सिद्धांत में ये होता है कि देख लेते हैं कि कई प्रकाश किरणों का सदिश योग क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ये सपोज दैट y1, ये y2, ये y3, तो इनका जो सदिश योग होता है, मान लो सपोज दैट n तरंगे हैं, n प्रकाश की किरणें हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगें किसी माध्यम में मिलती हैं, तो उनका सदिश योग, उन सभी का
सदिश योग, उन सभी का सदिश योग जो होता है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों का योग, प्रकाश तरंगों का सदिश योग, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में मिलती हैं, किसी माध्यम में मिलती हैं तो उनका सदिश योग अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्या बताया हमने? तो बताया कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में मिलती है तो उनका बीजगणितीय सदिश योग क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब हम देखेंगे व्यतिकरण। हमको जो पढ़ना है मेन व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है भैया। ये सब तो इसके जो है सहायक हैं। व्यतिकरण होने के लिए कुछ शर्तें चाहिए। क्या चाहिए? शर्तें। जो प्रकाश की किरणें हों समान आवृत्ति की हों। क्या होनी चाहिए? समान आवृत्ति की। और उनकी जो दिशा होनी चाहिए समान होनी चाहिए। दिशा कैसी होनी चाहिए? समान। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसकी परिभाषा व्यतिकरण की बता सकते हो ऐसे। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिनकी आवृत्ति और दिशा समान होती है, और एक साथ मिलती हैं तो क्या कहलाता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण होने के लिए कुछ शर्तें नियम भी हैं, उसको हम बताएंगे। सबसे पहले व्यतिकरण की परिभाषा ये हो जाती है। क्या हो जाएगी? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की और एक ही दिशा में, मतलब समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। मतलब समान आवृत्ति की हो और क्या हो, इनकी दिशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा? ये व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण मुख्य रूप से जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? इसके प्रकार में देख लेते हैं हम। प्रकार में इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है समपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के श्रृंग से
और गर्त गर्त से मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें प्रकाश किरणों के श्रृंग से तथा गर्त से मिलते हैं तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के श्रृंग के साथ तथा गर्त के साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहलाते हैं। तो ये देखो, ये क्या है? श्रृंग के साथ गर्त के साथ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है दीप्त बिंदु। क्या कहा जाता है? दीप्त बिंदु। जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे दीप्त बिंदु कहते हैं। दीप्त बिंदु कहते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे? दीप्त बिंदु। दीप्त बिंदु कैसे कहते हैं? ये चीज़ देखो भाई, दीप्त बिंदु कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रकाश अधिक हो जाएगा, मतलब अधिक प्रकाश हो जाएगा, मतलब तीव्र प्रकाश। क्या हो जाएगा? तीव्र प्रकाश। तो जब श्रृंग के साथ गर्त के साथ मिलता है तो उस स्थान पे क्या होता है? चमकीला बिंदु हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? दीप्त बिंदु। और इस बिंदु को दीप्त बिंदु कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिलते हैं तो क्या कहलाएगा? संपोषी व्यतिकरण। इसी के जस्ट उल्टा एक होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के श्रृंग के साथ और गर्त के साथ मिलते हैं उसको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें जस्ट उल्टा है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों के श्रृंग गर्त के साथ और गर्त श्रृंग के साथ मिलते हैं। ये श्रृंग गर्त के साथ और गर्त श्रृंग के साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों के श्रृंग गर्त से मिलते हैं तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? अंध बिंदु। जिस बिंदु पर
मिलती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु या अदीप्त भी कहते हैं, या अदीप्त, अंध बिंदु या अदीप्त, मतलब यह कम चमकीला रहेगा। क्या रहेगा? कम चमकीला। तो जैसे ये क्या है? अंध बिंदु, अंध या अदीप्त, ये हो गया अंध बिंदु या अदीप्त बिंदु। तो ये हो गया आपका अंध बिंदु या अदीप्त बिंदु। अब हम देखेंगे व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, है ना, जो आपको क्वेश्चन में पूछता है, मेन वो चीज़ हम बताते हैं। व्यतिकरण होने के लिए शर्तें क्या होती हैं? व्यतिकरण होने के लिए शर्तें देख लेते हैं हम। व्यतिकरण शर्तें, शर्तों में नंबर 1 हम देखेंगे। हमने बताया शर्तों में नंबर 1 में क्या हो जाएगा? समान आवृत्ति की हो। सबसे पहले क्या हो? जो प्रकाश की किरणें हो वो क्या हो? समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की हो। दूसरा क्या हो? समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। तीसरा जो बड़ा है इसका, प्रकाश जो होना चाहिए वो संकीर्ण छिद्र से आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? संकीर्ण छिद्र से। संकीर्ण छिद्र का मतलब एकदम बाल की नोक के बराबर, मतलब बाल उसमें चला जाए, ऐसा छिद्र होना चाहिए, एकदम संकीर्ण। तो क्या होना चाहिए? संकीर्ण छिद्र होना चाहिए। संकीर्ण छिद्र का मतलब एकदम लगभग, मतलब बाल के नोक के बराबर। और जो स्रोत होने चाहिए वो पास पास होने चाहिए। स्रोत पास पास होने चाहिए, पास पास होना चाहिए। और व्यतिकरण होने के लिए कम से कम कितनी? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे होनी चाहिए, प्रकाश तरंगे होनी चाहिए। ये स्रोत पास पास का क्या मतलब है? ऐसे जैसे है ये स्रोत, तो यहाँ पे क्या इतना पास पास होना चाहिए। ये तो बहुत दूर दूर है, आपको जो है आप देखोगे उसमें तो आपको दिखेगा ही नहीं, इतना पास पास होता है। तो बहुत पास पास होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे होनी चाहिए, तब जाके कहीं व्यतिकरण होता है। तो ये व्यतिकरण की शर्तें हैं। तो व्यतिकरण की शर्तें हैं, और व्यतिकरण होने के लिए हमने बताया ये शर्तें होनी चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही।